वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज यह पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर है 3। और इस चैप्टर का शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि भारत की खोज यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस किताब का अनुवादित किया गया पुस्तक है। और यह आपके पाठ्यक्रम में रखने के पीछे एक विशेष वजह यह है कि इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल इन्होंने इस किताब में भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास की संस्कृति इसका वर्णन किया है, जिससे सारे विद्यार्थी और यह समाज उसे पढ़ सके या समझ सके। इसके लिए यह किताब आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसके पहले भागों में हमने देखा था तलाश इस लेसन में कि किस प्रकार भारत के अतीत की झांकी इस द्वारा लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भारत के सभ्यता की संस्कृति का वर्णन किया है। यह पुस्तक लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अपने अहमदनगर के कारावास के समय अहमदनगर किले में लिखी थी। और किस प्रकार उनको यह किताब लिखने में प्रोत्साहन दिया गया था, यह हमने पहले लेसन में पढ़ा था। तथा इस किताब में लेखक ने भारत के सभ्यता, भारत के इतिहास की संस्कृति, इसका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हर पहलू पर इन्होंने वर्णन करते हुए इस किताब में सुंदर भाषा शैली में यह किताब लिखी है। और लेखक ने यह आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए इस किताब को लिखा है। तो देखते हैं इस किताब में से भारत की खोज इस पुस्तक के 3 चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। और इसीलिए इन पूरे संस्कृति को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो संस्कृति तथा हड़प्पा संस्कृति की। और यह सिंधु घाटी के किनारे यह सभ्यता या इन नगरों के अवशेष मिले थे, इसीलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। तो जब इन खंडरों में से इन नगरों के, इन शहरों के जब अवशेष मिले तो एक पूरी उत्क्रांति उस समय हो गई थी। और इस प्रकार प्राचीन इतिहास को एक नया दिशा मिल गई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक सहयोग थी। मतलब देखो, अगर अंतर की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों शहर एक दूसरे से बहुत काफी दूर थे, लेकिन फिर भी खंडरों में जो अवशेष या जो संस्कृति उस समय मिली और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो वह सिर्फ सहयोग था, लेकिन दोनों की नगरों की विशेषताएं, दोनों की सभ्यताओं की, संस्कृति की जो रचना थी वह समान थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। तो यहाँ पर लेखक करे कि उस समय इन खंडरों से सिर्फ 2 शहरों की अधिक विशेषताओं या सभ्यताओं को हमने देखा, लेकिन बहुत सारे नगर उस समय थे जो इस संस्कृति को, इस सभ्यता को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे कि हमने इतिहास में पढ़े थे लोथल, दामोदराबाद, इन छोटे छोटे शहरों में भी इस प्रकार के नगरों की रचना या इस प्रकार की सभ्यता हमें खंडरों में अवशेष के रूप में मिले थे।
यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी और यह जो सभ्यता थी वह उत्तर भारत तक दूर दूर तक फैली हुई मिली थी। संभव है कि भविष्य में भी इसे सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम के काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में यह सभ्यता मिली है। मतलब लेखक यही करना चाहते हैं कि सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो इन शहरों में ही नहीं बल्कि बहुत उत्तर भारत के उस लंबी दूरी तक भी यह सभ्यता अस्तित्व में थी तथा पश्चिम के काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में भी इस प्रकार की सभ्यता की खोज हुई थी। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं उससे बहुत अधिक है। मतलब यह सिर्फ सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी इसलिए हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, लेकिन उसकी जो उस सभ्यता जो थी वह सिर्फ उस तक या सिंधु घाटी या सिंधु नदी के पास ही पर्याप्त रूप में नहीं मिली थी बल्कि वह आगे भी जैसे कि गंगा घाटी के नदी के किनारे तक यह फैली हुई थी। मतलब उसकी जो सीमित हम सोचते हैं ऐसा नहीं था, वो बहुत लंबे समय तक यह संस्कृति पहले भी थी और इसीलिए वह अवशेष के रूप में खंडरों के द्वारा मिली थी। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। अब यह जो सभ्यता का विकास या हड़प्पा संस्कृति का जो कालावधि था, हमने देखा है कि इतिहास में आधुनिक काल, उसके पहले जो काल थे प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद भी कालखंडों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो उस काल में जो खंडरों के द्वारा या इन सभ्यता के द्वारा जो रूप हमें दिखाई दे रहा था उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह आज बोलते हैं कि आज हम बहुत सभ्य हो गए हैं, आज मनुष्य विकसित हो गया है, आधुनिक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा इतिहास में हम देखते हैं कि उस समय भी आधुनिकता के अवशेष मिले थे और वह जो संस्कृति थी, वह जो सभ्यता थी, वह भी विकसित रूप में ही मिली थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। अब वह जो संस्कृति खंडरों के अंदर मिट गई थी, लेकिन वह अपने आप में जो वो संस्कृति की विकास हुई थी वो कुछ कम समय में विकास उसका नहीं रहा होगा, बल्कि हजारों वर्ष उस सभ्यता को विकसित करने में लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तो देखो, अगर हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह सभ्यता कैसी थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। साथ ही उस सभ्यता को विकसित करने के लिए हजारों वर्ष लगे होंगे और साथ साथ उस समय सभ्यता की विशेषता है कि वह धर्मनिरपेक्षता थी। उसमें किसी भी प्रकार के धर्म से संबंधित हमें देखते हैं कि वहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहे होंगे और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता सभ्यता उस समय विकसित थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे कि उस समय धार्मिक तत्व उसमें मौजूद थे, लेकिन धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के एक दूसरे के साथ झगड़ा या मत्सर ये चीजें वहां पर नहीं थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक तत्व होने के बावजूद भी वह सभ्यता कैसी थी, धर्मनिरपेक्षता मानने वाली सभ्यता थी। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। तो देखो, आज हम कहते हैं कि भारत जो विकास हो गया है, आधुनिक भारत की जो संस्कृति है उसका मूल यही सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा संस्कृति को ही हम भारत के आधुनिक संस्कृति का
शुरुआती रूप मान सकते हैं, अग्रुत मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। तो देखो, हमने जब इस संस्कृति के बारे में पढ़ा तो हमें और बहुत सारी चीजें एक एक करके हमारे सामने आई कि यह जो सभ्यता थी सिर्फ अपने ही लिए सीमित नहीं थी, बल्कि उसके आजू बाजू में अन्य जो सभ्यता थी उसको अपने साथ लेकर वह सभ्यता विकसित हो रही थी। तथा हम पढ़ चुके हैं इतिहास में कि व्यापारिक स्तर पर भी हमारे संबंध कायम अन्य देशों से रहता था। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उसकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो मतलब देखो, हमने देखी कि नगर की अलग अलग जो रचनाएं थी, इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए नगरों की रचना करते थे और साथ साथ अपना विकास भी साध रहे थे। जैसे कि वह क्या कर रहे थे, व्यापारी विकास भी बढ़ा रहे थे, अन्य देशों के साथ वो व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे। जैसे कि यहाँ पर देखा है कि हमने फारस, मेसोपोटामिया या मिस्र सभ्यताओं के साथ साथ उन्होंने अपने व्यापार का भी विकास किया था। और जब भी हम देखते हैं कि हमारे देश जो कृषि प्रधान रहा है, उस समय भी कृषि प्रधान ही था, इसलिए आयात और निर्यात के द्वारा हमने बहुत सारे व्यापारिक विकास उस समय किया था। और इस तरह व्यापारी वर्ग कैसा था, धनाढ्य था, धनवान था और उनकी भूमिका भी उस सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण रखी थी। सड़कों पर दुकानें की कतारों थी और दुकानें संभवतः छोटी छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। मतलब देखो, लेखक क्या करे कि आधुनिक भारत को उस 6-7 हजार पुराने जो सभ्यता, जो संस्कृति थी, उससे बहुत सारे दौर आज तक गुजरे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में घनिष्ठ संबंध तब भी बना था और आज भी बना है। जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की भी याद दिलाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यह सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी शुरुआत आज से लगभग आधुनिक भारत के 6-7 हजार वर्ष पुराने पहले ही हुई थी। तथा आश्चर्य की बात यह लेखक कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में जो लोगों की परंपरा थी, उनके रहन सहन की जो पद्धतियां थी, लोक प्रचलित रीति रिवाज, दस्तकारी तथा उनकी जो पोशाकों की जो फैशन थी, वह आज भी देखते कि आधुनिक भारत में आज हम भले ही फैशन के युग में बदलाव आ गया है, समय के अनुसार परिवर्तन आता ही रहता है, लेकिन उस समय की सभ्यताओं के जो लोग जो फैशन करते थे, उनके जो पोशाक रहते थे तथा उनके जो अन्य चीजें अलंकार रहते, आज भी देखते हैं कि आधुनिक भारत में हम वो रीति रिवाजों को, उन दस्तकारियों को, उन पोशाकों के फैशन आज भी हम करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को दिखलाने की कोशिश की है कि उस समय के जो अलंकार थे उन लोगों को पहनने के आज भी आधुनिक भारत के स्त्रियां पहनने को पसंद करती है तथा उस समय के जो पोशाकें रहती थी उसका अनुकरण आज भी बहुत सारे देशों में पाया जाता है। तो उन लोगों की जो परंपरा थी, रहन सहन की पद्धतियां, पोशाकों की फैशन हमेशा हमें याद दिला देती है उस विशिष्ट सभ्यता की। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो लेखक यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नन्हे बच्चे का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि देखो,
एक अगर युवती उसका सयाना रूप में अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं, तो उसी प्रकार भारत के देखो, इसके पहले लेसन में भी हमने पढ़ा था कि भारत की जहां पर भी जाओ हम अलग अलग झांकियां दिखाई देती है, लेकिन वो कैसे होती है, विकसित होती है। उसमें बहुत सारे लंबे समय तक उसको अनुभव करके उन्होंने उसमें विकसित के रूप में उस सभ्यता को, उस संस्कृति को मजबूती के साथ टिकाए हुए, बनाए हुए रखी है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। तो भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह वर्षों न वर्षों अपने जीवन तरीके से वह अनुभव के साथ साथ परिचित थी। उसने अपने कलाओं, जीवन के सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। तो उस समय के जो सभ्यता दिखाई देती है उसमें भी आधुनिकीकरण दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए हमने अपने कलाओं और जीवन के सुख सुविधाओं में परिवर्तन किए। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का ही सृजन नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ट्रेड चिन्हों से अच्छे हमामों तथा नालियों के तंत्र को भी निर्माण किया है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि उस समय के नगर की रचनाओं के उन लोगों ने क्या किया था कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए उन समय के हमाम अर्थात स्नान गृह और नालियों की जो पद्धति थी उसका विकास किया था। और इसीलिए उन्होंने देखो, वो लोग आरोग्य की दृष्टि से बहुत ही जागरूक वहां पर हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण रखते हुए उस समय सभ्यता का विकास हुआ था। अब देखते हैं इन पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अवशेष, पुरानी इमारतों के खंडहर, संयोग, भाग्यवश, उद्घाटित, उजागर करना, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का समान मानना, हावी, भारी पड़ना, अग्रदूत, प्रारंभ करने वाला, धनाढ्य, अमीर, अचरज, आश्चर्य, सृजन, निर्माण करना। आगे एक प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, यह हमें किन किन चीजों की जानकारी देती है। प्रश्न का उत्तर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 6-7 हजार वर्ष पूर्व की है। यह हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के माध्यम से उस समय के लोगों की रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाज, दस्तकारियां और पोशाकों आदि के फैशन से अवगत करवाती है। तो इस प्रकार हमने पाठ के पहले परिच्छेदों को पढ़ा। अब पाठ के अगले परिच्छेदों को पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।